यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 8 में सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रेसियो इनकॉर्पोरेशंस है जो बोलता है कि हमने जीआईटी इंस्टॉल करना। तो जीआईटी के कुछ अपने अपने फीचर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट नो इन्वेंट्री सिचुएशंस होती है। यहाँ पे नंबर ये जो होता है वो पुल मेथड्स होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो आप सप्लायर्स के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं या उनसे बातें करते हैं वो क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होते हैं। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि is experience the similar to that of the other company will likely to what। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे द नंबर ऑफ द सप्लायर्स, वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों, उनको रिलायबिलिटी चेक करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम करने पड़ेंगे। देन ओनली ही विल एबल टू डू द थिंग्स। दूसरा होता है जी इंक्रीज द साइज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स ऑफ रॉ मटेरियल। नो, क्योंकि अगर जैसे ही वो साइज़ अगर बढ़ा लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनके पास ओवर स्टॉक हो जाएगा। दूसरा बोला जी इन्वेस्टमेंट इन फिनिश गुड्स। अगेन यहाँ पे ये जीआईटी के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है क्योंकि आपको इन्वेंट्री नहीं बढ़ानी है। उसके बाद रिलायंस ऑन द सेल्स ऑर्डर एज अ ट्रिगर। बी लेस रिलायंट, यहाँ पे लेस रिलायंट नहीं हो सकते क्योंकि ये डिमांड पुल मेथड्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि हमेशा ये सेल्स के से ट्रिगर होते हैं, सेल्स के हिसाब से इनकी क्वांटिटी होती है। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा जी ए। उसके बाद दूसरा सवाल है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, बोलता है कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट से ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प टू रिलीव द प्रॉब्लम ऑफ द बोटलनेक ऑपरेशन। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि आप पूरे प्रोसेस में कोई स्प्लिट कर दीजिएगा एक्टिविटी के केस में, एक्टिविटी में, और आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन सा आपके लिए बोटलनेक है, कौन सा आपके लिए कॉन्स्टेंट फैक्टर है, आप उसको इम्प्रूव कीजिएगा उससे। ठीक है, विदाउट गोइंग फॉर द कैपिटल बिग इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से बोला है कि ऑल द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिलीव द फ्रॉम द एक्सेप्शन। अब आपको एक्सेप्शन पूछना है। तो एक्सेप्शन पहले बोला है कि इलिमिनेट द आइडल टाइम एट द बोटलनेक ऑपरेशन, ये उसके पर्पस है। रिड्यूसिंग द सेटअप टाइप, ये भी उसके पर्पस है। शिफ्टिंग द प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव बी मेड ऑन द बोटलनेक टू द नॉन बोटलनेक, ये भी उसके इम्प्रूवमेंट के पर्पस है। अब लेकिन एक बात है कि इंक्रीजिंग द इफिशियंसी एट द नॉन बोटलनेक पे अगर वो इफिशियंसी इंप्रूव भी कर दे तो बोटलनेक पे जाके उनको प्रॉब्लम करने लगेगा। सो दैट it is the exception, he has to work on the bottleneck point of view, bottleneck place only। बोला when the demand of the product or when the demand of a product or product exceed the production capacity, when the demand of a product or products exceeds the production capacity, when which of the following is the first step that manager should take। अब ये बोल रहा है जी हमारा क्या हो रहा है जी, अगर प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ जा रहे हैं कैपेसिटी से तब वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा क्या, कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कारण है जिसके कारण हम प्रोडक्शंस को रीच नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर उनको फोकस करके इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन्होंने बोला जी स्पेंड मनी। तो यहाँ पे पहले तो जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट की बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जब भी इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन पे जाएंगे तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो ये बोला है कि उनसे कॉन्स्टेंट आइडेंटिफिकेशन करके आगे काम को इम्प्रूव करने पे फोकस करेंगे एज अ मैनेजर। तो बोल रहा है जी द कंपनी डिज़ायर टू प्रिपेयर द 2 सेट्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, 2 सेट्स ऑफ फिनेंशियल। पहला बोल रहा है कन्वेंशनल फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट वुड प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द सेट दैट टोटली कंसिस्टेंट विद द वैल्यू चेन्स एनालिसिस। पहला बोल रहा है द कन्वीनियंट टू बी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द सेट इज दैट इज़ टोटली कंसिस्टेंट विद द फेयर वैल्यू एनालिसिस। तो ये दूसरा वाला साइड से और तीसरा वाला साइड से, यानी एक कन्वेंशनल का मतलब हो गया अपना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला मान के चलें। तो ये बोल रहा है हाउ वुड द कस्टमर सर्विस कॉस्ट टू बी ट्रीटेड इन टू ऑफ द कॉन्स्टेंट। द कस्टमर सर्विस कॉस्ट, तो कस्टमर सर्विस कॉस्ट जो होता है यहाँ पे नॉन इन्वेंटरेबल होता है, बट जबकि अगर आप वैल्यू चेन के हिसाब से बोला जाए तो ये कन्वेंशनल में क्या होता है, कस्टमर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम वैल्यू चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चूँकि ये वैल्यू प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का काम करता है तो इसलिए इसको हम मान के चलेंगे जी कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट कॉस्ट है, अगर हम वैल्यू चेन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लिस्ट ऑफ द फंक्शंस इज प्रॉपर वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फंक्शन इज़ इन दी प्रॉपर वैल्यू चेन ऑर्डर। तो इसमें वो पुराना वो अपना एक डायग्राम है, डायग्राम को आप रेफर कर लेंगे तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। तो बोल दीजिए कि रिसर्च, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, ये वाला हमारा करेक्ट लाइन है। उसके बाद बोल रहा है कंसीडर द मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। कंसीडर दी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करनी है एक लिस्टिंग। तो पहले बोला जी कंडक्ट द फाइनल असेंबली ऑफ द वुडन, पहला। दूसरा मूविंग द कंप्लीटेड गुड द फिनिश गुड्स। तो इसमें से हमें सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें निकालनी है। तो हम बोल रहे हैं जी हमारा आएगा 1 और 3। 1 और 3 का मतलब होता है फाइनल गुड्स असेंबली करने का
असेंबली का, और 4 में रीवर्क द डिफेक्टिव, अगर कुछ गुड्स है तो यानी अगर हमने जो एक स्टैंडर्ड सेट रखा था उससे अगर नीचे में काम हो रहा है तो हम उसको रीवर्क करके इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद जो है बोल रहा है फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। अब डिसएडवांटेज मेरे को बताना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल, या हमको डिसएडवांटेज बताया, एडवांटेज तो हमें पता है लेकिन डिसएडवांटेज हमें बताना है यहाँ पर से। तो इसमें बोल रहा है कि प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप जो है कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म आर ऑलवेज डिसअसेंबल, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस को स्प्लिट करते हो और फिर चेक करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है आपको चीज़ों को स्प्लिट करना पड़ता है, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है। उसके बाद बोलते हैं ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द बेंच मार्किंग। अब बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है, आप बेस्ट जो होते हैं उसको आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन पूछ रहे थे, ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट इन द कंपेरेबल पास्ट पीरियड, कभी भी हो सकता है। उसके बाद कंपैरिजन विद इन द सेम इंडस्ट्री, ये भी हो सकता है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेम ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो सबसे पहले ये एक्सेप्शन बोल रहा है कि यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट यूनिट, ये बेस्ट नहीं हो सकता, क्यों, इसमें हो सकता है कि करेंट ईयर में बेस्ट हो, तो आप पीछे से कंपेयर कर नहीं कर सकते, पीछे कैन नॉट बी सेट एज अ बेंचमार्क हमेशा अच्छा वाला होता है। ये थोड़ा सा क्या है, ये आपके न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपसे पूछा गया कि जी बता दें कि भाई ये कुछ क्वालिटी से रिलेटेड कॉस्ट है। चार तरह अपने जो होते हैं वो चार तरह के क्वालिटी के कॉस्ट होते हैं। पहला होता है जी प्रिवेंटिव्स, दूसरा होता है अप्रेजल्स, तीसरा हो जाए इंटरनल फेलियर, चौथा होता है जी एक्सटर्नल फेलियर। अब इसमें से हमसे बोला गया कि इसमें से बताना जी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के हिसाब से प्रिवेंशन कॉस्ट है, तो प्रिवेंशन कॉस्ट के बारे में बात करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रिवेंशन कॉस्ट में, यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइंस को रखा है। डिज़ाइंस है, सप्लायर्स इवैल्यूएशन है, लेबर की ट्रेनिंग है, टोटल मार के 690,000 हमारे कॉस्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है व्हेन मेंशनिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जो हमारा होता है वो किस टाइप के कॉस्ट होते हैं, वो एक्चुअल में अप्रेजल के कॉस्ट होते हैं। अगेन हम आपसे 4 कॉस्ट के बारे में बात किया था और ये हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कवर कर लिया था। थैंक यू वेरी मच।